हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी सीयूटी 2025 का ओवरऑल एनालिसिस। मतलब 2025 में प्रश्न पूछने का पैटर्न क्या रहा है, 24 और सीयूटी 25 में क्या वेरिएशंस देखने को मिले हैं, 23 के पैटर्न को कितना ज़्यादा फिर से रिपीट किया गया है इस पेपर में, और आगे आने वाले सीयूटी एग्जाम्स के लिए हमारी क्या रणनीति और क्या पॉसिबल चेंजेस हमें करने होंगे अपने डोमेन फिजिक्स में, ये सारी बातें हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपकी सीयूटी 25 का कंप्लीट एनालिसिस है। अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोग आज के पैटर्न में एनालिसिस करेंगे अपने डोमेन फिजिक्स के बारे में 25 को, और साथ ही साथ इसको कनेक्ट करेंगे प्रीवियस जो सीयूटी एग्जाम्स हुए हैं 23 और 24 में, कि उनसे कितनी सिमिलरिटीज रही हैं, कितने वेरिएशंस रहे हैं, जो वेरिएशंस मिले हैं आपको, क्या आगे के सेशन में आपको वही वेरिएशंस देखने को मिलेंगे या आगे के सेशंस आपके विदाउट वेरिएशंस होने वाले हैं, ये सारी बातें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। मैं बताऊं कि रिव्यू का फ्लो क्या रहने वाला है, मतलब किस पैटर्न में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो वो है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओवरऑल पेपर लेवल, मतलब ओवरऑल पूरे एग्जाम के दौरान पेपर का लेवल कैसा रहा है, इजी, मॉडरेट, टफ, कहां कैसे वेरिएशंस हुए हैं। फिर कंपेयर विद 2024 पेपर्स, मतलब 2024 के पेपर कैसे हैं, उनके साथ हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बेटा टॉपिक और चैप्टर वाइज वेटेज का एनालिसिस करेंगे कि टॉपिक वाइज क्या क्या वेटेज रहा है। हालांकि एग्जैक्ट वेटेज तो हम लोग पेपर के क्वेश्चंस मिलने के बाद ही बता पाएंगे, बट अभी तक जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस मिले हैं हमें, उनके बेस पर हम अभी आपको टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज वेटेज बताएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन और कंसेप्ट को जो रिपीट हुए हैं PYQ 2024 से या 2023 से या 2022 की सीयूटी से, जो चीजें रिपीट हुई हैं उनको हम आपको बताने वाले हैं। और साथ साथ सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट क्या रहा है 2025 में, किन दिनों के एग्जाम को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट माना जाएगा, बच्चे एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसमें कुछ अच्छे खासे नॉर्मलाइजेशन की, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ के फैक्टर क्या होगा सीयूटी 25 एग्जाम का, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो सीयूटी 25 में पूछे गए हैं, 24 में वो नहीं थे या 23 में थे, 24 में मिस कर दिए थे, अब फिर उनको 25 में कैसे रिपीट करें, ये सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके हम सारी बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओवरऑल जो पेपर का लेवल कैसा रहा। तो आपको पता है कि सीयूटी एग्जाम आपका 4 शिफ्ट में हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर मैं शिफ्ट की बात करूं तो फर्स्ट शिफ्ट इज 13th में टू 16th में, सेकंड इज 19th टू 24th, 26 टू 31st, और सेकंड और थर्ड जोन। ये आपके 4 शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं आपके, ठीक है ना। अब समझिएगा कि जो 13th, 14th और 15th में को पेपर हुए हैं, उन पेपर में मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज बहुत ज्यादा था, और अप्रॉक्सीमेट ये कह सकते हो कि मॉडर्न का वेटेज तो ज्यादा है, बट ओवरऑल जो क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन है बाबू, वो कहीं ना कहीं बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिला है। मतलब बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं इस ड्यूरेशन में, ठीक है बाबू। तो 13, 14 और 15 में क्वेश्चन का लेवल वही रहा है। सीओपीज आए हैं, कंसेप्ट ओरिएंटेड प्रॉब्लम्स आए हैं लगभग 35 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट आए हैं, 2-3 क्वेश्चंस अच्छे आ गए हैं, या 5 क्वेश्चंस अच्छे मान सकते हैं। पर जो 16th में को पेपर हुआ है, ये पेपर इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में नहीं गया। इस पेपर ने बच्चों को रुलाया है, बहुत सारे बच्चे परेशान दिखे हैं डिफरेंट एग्जाम सेंटर पर फिजिक्स के पेपर को लेकर के। जो 16th में को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर फिर से नॉर्मली हो गया था, बट 16th में को मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर थोड़ा सा टेढ़ा देखने को मिला है, बच्चे परेशान हुए हैं। तो फर्स्ट फेज में जो 16th में का पेपर है, उसको मॉडरेट माना जा सकता है कि वो पेपर थोड़ा सा मॉडरेट है, ठीक है। सिमिलरली मैं आप मॉडरेट क्या मॉडरेट टू टफ मान सकते हैं। अब सेकंड शिफ्ट पर आ जाते हैं, इस पर बात करते हैं। तो सेकंड शिफ्ट में आपका 19th में 20 से लेकर के 24th में तक है, ठीक है। 17, 18 को कोई पेपर नहीं था सीयूटी का, जैसे कि आप जानते भी हो। तो इसमें क्या हुआ बेटा, इसमें जितने पेपर्स हैं सारे पेपर्स मॉडरेट माने जाते हैं। मॉडरेट क्यों माने जाते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा, वो बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब क्वेश्चन को इक्वली डिवाइड किया गया है हर पोर्शन से। जो वेटेज मैं बताऊं, यहां पर मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज एक बे में आपका ज्यादा रहा है, देखने को मिला है। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट है आपका 26 मई टू 31st, मतलब दैट इज थर्ड फेज। हालांकि 31st मई को फिजिक्स का पेपर नहीं था, जहां तक हमें आइडिया है ना, फिजिक्स का पेपर नहीं था बेटा, बट 4 दिनों में जो पेपर था फिर से 26, 27, 28 और 29 का पेपर नॉर्मल हुआ है। 30th ऑफ मई का पेपर फिर से रुलाया है, फिर से परेशान किया है। 30 मई के पेपर में लोग काफी परेशान दिखे हैं बच्चे, क्योंकि रीजन क्या है कि इनमें क्वेश्चन का पैटर्न रिवर्स कर दिया, बहुत लेंथी क्वेश्चंस डाल रहे हैं,
तो पहली बात इसमें क्या कर रहा है बेटा, लेंदी क्वेश्चंस डाल रहा है। और इसी के साथ बाबू क्वेश्चंस नंबर 1 लेंदी है। दूसरी बात है बाबू कि क्वेश्चंस मल्टी कंसेप्ट हैं, जैसा कि सीयूटी एग्जाम्स में पूछने का पैटर्न नहीं रहा है, उसमें तो बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस या सीओपीज पूछ लेता है। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस जेईई में पूछता है, बट वो क्वेश्चंस डाल दिया है। स्टार्ट किया है इस पेपर को रे ऑप्टिक्स से। पेपर के शुरुआत में 4-5 अच्छे सवाल रे ऑप्टिक्स के हैं। हालांकि बच्चा रे ऑप्टिक्स कर सकता है, कोई भी टफ नहीं है, पर स्टार्टिंग में अच्छे सवाल डाल दो रे ऑप्टिक्स के, तो एक मतलब जो मोटिवेशन होता है स्टार्टिंग से ही लगता है कि हाँ पेपर का लेवल बढ़ गया है। और जब शुरुआत में 5-6 पे बच्चा अटक रहा है तो बीच में और डिसाइड करेगा, और तो तुरंत उसकी मतलब मेंटल पोजीशन बन जाएगी, हम 5 सवाल गलत कर दिए हैं तो आगे 45 बचे ही हैं, तो हम कितना भी अच्छा करें तो भी जो हमारा दोस्त कल 48 या 47 करके गया है उतना पहुंचना मुश्किल है। सो इस वास्ते पेपर बच्चों का अच्छा नहीं हुआ, बट फिर भी मैं 16th मई का जो पेपर है उसको मॉडरेट टू टफ मानूंगा, और जो 30th मई का पेपर है इसको भी बेटा मैं मॉडरेट टू टफ मानने वाला हूं। सिमिलरली 2 और जो 3 जून का हुआ है, तो इसमें बाबू 1 जून का पेपर मॉडरेट था, जो कि यही वाला पैटर्न है, इसी को फॉलो किया गया है। बट 2 जून का जो पेपर है वो एग्जैक्ट 30 to 16th में वाले पेपर की जैसा हो गया है। मतलब ये पेपर बेहद आसान था, मतलब एक जो सीयूटी का रेगुलर पैटर्न होता है उसी लेवल का, मतलब शुरुआत ही हुई है जैसे आसान क्वेश्चन से, आसान लेवल से, वैसे ही कंप्लीट भी हुआ। बट बीच में 2 दिन के जो पेपर्स हैं 16th में और 30th में का, इस पेपर को थोड़ा सा लेंदी बनाया गया है सीयूटी 2025 में। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बताऊं कि चैप्टर वाइज क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, वेटेज किसका ज्यादा हुआ है किस दिन एग्जाम में, तो बताऊंगे बाबू कि जो फर्स्ट फेज है, फर्स्ट फेज में हाई वेटेज जो टॉपिक हैं वो मॉडर्न फिजिक्स है, सेकंड में भी आपका मॉडर्न फिजिक्स है, 15th को मॉडर्न है, 16th को जब पेपर टफ हुआ है तो टफ वाले पेपर में रे ऑप्टिक्स डाल दिया है। देखो सिमिलरली 13 को जब पेपर टफ हुआ है तो एमसीएम मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म और प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी और प्लस रे ऑप्टिक्स, इस वाले पेपर में भी इन तीनों को भर दिया है। मतलब यूं कह सकते हो कि पेपर टफ बनाने का पैटर्न ही रहा है कि रे ऑप्टिक्स डाल दो, मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म के अच्छे क्वेश्चन डाल दो जेईई लेवल के। हालांकि कोई बच्चा सीयूटी से या एनटीए से किसी भी प्रकार की कृपा की उम्मीद नहीं करता है, सबने पढ़कर ही एग्जाम दिया है, सबको अपने दम पर ही सिलेक्शन लेना है। पर यार इस लेवल का भी एग्जाम मतलब पेपर नहीं एक्सपेक्ट करता है बच्चा कि जो प्रिपेयर नहीं कर रहा, वो जेईई के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, ही इज प्रिपेयरिंग जस्ट फॉर सीयूटी, इसलिए क्योंकि उससे जेईई नहीं हो पा रहा, लग रहा है कि वो अच्छा नहीं कर पाएगा जेईई में, है ना। उसके बाद से वह सीयूटी का तुम पेपर का लेवल सेम डाल दे रहे हो। अच्छा अब समझिए कि जो 19th to 24th मई वाला पार्ट है, इसमें बेटा इसमें सारे पेपर जो है नॉर्मल हुए हैं। इसमें हाई वेटेज जो रहा है वो मॉडर्न फिजिक्स का रहा है। आप देखोगे जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको आइडिया भी होगा कि 13, 14, 15, 19, 20 ये 5 दिन अक्सर आपको मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज देखने को मिला है। फिर उसके बाद सेकंड फेज से वेटेज चेंज होना शुरू हुआ है, तो अब वेटेज वेरी कर रहा है। पहले रे ऑप्टिक्स 21 को आया है, 22 को ज्यादा सवाल रे ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से थे, 23 को क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से थे, 24 को करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिले हैं। सिमिलरली जो थर्ड फेज है, थर्ड फेज में आपका 26 to 31 तक चला है ये फेज, और इसमें आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक देखने को मिला है, और फिर 27 को काफी क्वेश्चंस मैग्नेटिज्म से देखने को मिल गए हैं, और अब वेटेज बढ़ रहा है। इसके बाद 26 के बाद 1 जून तक जितने भी पेपर आए हैं, फर्स्ट क्या 2 जून तक सारे पेपर में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म प्लस मैग्नेटिज्म एंड मैटर का बहुत ज्यादा वेटेज रहा है, ठीक है। तो इसमें बाबू मैग्नेटिज्म, मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी इसको पकड़ लिया है। तुम देख रहे हो शुरू के 2 फेजेस में मॉडर्न फिजिक्स को पकड़ा था, और लास्ट के 2 फेजेस में बाबू मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से पकड़ लिया है, ठीक है ना। सिमिलरली 1 जून का जो पेपर है इसमें भी आपका 1 जून को मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी और प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस फर्स्ट डे पूछा है, तो सेकेंड डे आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पूछा है। और बाकी मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म और करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट है जो है दोनों में कॉमन है। जो आपका 2 जून को पेपर है इसमें क्वेश्चंस का लेवल जो है बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन कहा जा सकता है एक तरीके से, क्योंकि ओवरऑल हर टॉपिक से क्वेश्चन थे एक्सेप्ट द मॉडर्न फिजिक्स। याद रखिएगा इन दोनों पेपर में बेटा मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज बहुत कम है, तो इन दोनों पेपर में बचा ओवरऑल मॉडर्न फिजिक्स का जो वेटेज है वो बहुत कम है, ठीक है। चलिए मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज जो है बाबू ये लेस वेटेज वाला है।
इसी के आगे आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बाबू है आपका कि पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन दोहराए गए हैं। तो बाबू ध्यान दीजिए, हालांकि ऐसे पेपर का जो लेवल था सीयूटी 2024 के रिस्पेक्ट में सीयूटी 2025 बेटा इसके पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ है, लेवल अप है। तो मैं यूं कह सकता हूं कि 2024 से बहुत कम ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो दोहराए गए हैं 2025 में, है ना। हाँ, एक दो क्वेश्चन जैसे न्यूक्लियर डेंसिटी का हो गया, बोर्स का रेडियस हो गया, तो इन सबको हम कह सकते हैं दोहराए गए हैं, पर बहुत कम क्वेश्चंस 24 और 25 में दोहराए गए हैं। हालांकि हाँ, अगर आप देखो एनालाइज करो तो सीयूटी 25 के जो पेपर्स हैं, सीयूटी 25 के जो पेपर्स हैं, इसमें सीयूटी 2023 के पेपर्स का कई क्वेश्चंस मैच करते हुए आपको दिखाई दे रहे होते हैं, या कई कंसेप्ट मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब यहां से क्वेश्चंस मैचिंग है बेटा 23 से, और यहां से बेटा कंसेप्ट मैचिंग है। हालांकि ये बात आपको हमने पहले ही बताया था कि इस बार भी सीबीटी है, तो चांसेस है कि पेपर पैटर्न जो है आपका वो 23 से मैच करे, 22 से मैच करे। अब एक बात आपको यहां और जाननी होगी बाबू कि क्वेश्चंस का लेवल मैं आपको बताऊं तो जैसे यहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एज इट इज आपको 23 वाले न्यूमेरिकल सीधे 25 में देखने को मिल गए हैं एज इट इज, है ना, ठीक है, पर बहुत कम। कंसेप्ट की बात करूं तो कंसेप्ट लगभग 70 to 80% क्वेश्चन पूछने का तरीका, वे ऑफ क्वेश्चनिंग, ये सब आपका मैच किया है 2023 से, है ना। 24 में जैसे आसान पैटर्न बनाया था, जैसे कि नीट के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे उस लेवल का नहीं बना है। हालांकि 23 में भी पेपर आसान ही था, बस 25 का जो लेवल थोड़ा सा अप करा है, बस कुछ चीजें आपकी 23 से मैच कर सकती हैं। सिमिलरली मैं आपको बताऊंगा बेटा कि मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट क्या कौन सा रहा है, कौन से शिफ्ट को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट शिफ्ट कहा जाता है, कहा जा सकता है। तो फर्स्ट फेज में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट फेज में जो बाबू सॉरी ये 16 मई का पेपर है एग्जैक्टली, है ना। तो फर्स्ट फेज में बाबू जो आपका 16 मई का पेपर है, इस पेपर को, इसका जो मॉर्निंग शिफ्ट है ये 16 मई है अप्रॉक्सीमेट, है ना। 16 मई का बेटा जो मॉर्निंग शिफ्ट है इसको टफ कहा जाएगा। इसका रीजन क्या है कि पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम हो गया था, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन था क्वेश्चंस का, मल्टी कंसेप्ट न्यूमेरिकल्स उठाए गए थे और मोस्ट क्वेश्चंस वेर न्यूमेरिकल। जैसा हम अभी आपको बताते हैं कि 35 से लेकर के 40 क्वेश्चंस ऐसे थे बाबू जो न्यूमेरिकल बेस्ड ही थे, और बड़ी बात है कि ये न्यूमेरिकल मल्टी कंसेप्ट थे, जिनको मतलब एक 50 मिनट में 60 मिनट में 50 सवाल लगाना प्रैक्टिकली मतलब एक बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि वो इतना सॉल्व कर लेगा। सिमिलरली बेटा सेकंड फेज में मैं बताऊंगा कि कंप्लीट शिफ्ट जो है वो इजी टू मॉडरेट था। पूरे शिफ्ट को इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, किसी को स्पेशली बहुत टफ या बहुत आसान नहीं कह सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसमें मॉडर्न का बेटा ज्यादा था पूरे शिफ्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक से बहुत कम क्वेश्चन से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में 2 से 3 सवाल हर शिफ्ट में मिले हैं, और जो करंट वाला पार्ट है ये भी आपका हाई वेटेज का रहा है सेकंड फेज में। थर्ड फेज में बाबू जो आपका टफ पेपर है वो 30 मई वाला पेपर है, इसमें रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन है, क्वेश्चंस मल्टी कांसेप्ट हैं, मोस्ट क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स हैं, और ये हाई वेटेज इसमें रे ऑप्टिक्स रहा है, और क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लेंदी थे इस फेज में, जिससे बच्चों को सॉल्व करने में काफी परेशानी फील हुई। सिमिलरली मैं आपको बताऊं जो फोर्थ फेज है बाबू, फोर्थ फेज आपका इसमें कोई पेपर टफ नहीं कह सकते हैं। जो सेकंड जून का पेपर था वो मॉडरेट था, जैसे कि थर्ड फेज का पैटर्न रिपीट हो रहा था वैसे क्वेश्चन था। जो थर्ड जून वाला पेपर था वो इजी था क्योंकि काफी बच्चे अच्छा सवाल कर पाए हैं। या तो थर्ड जून में आपका मैग्नेटिज्म, करंट, इलेक्ट्रिसिटी और प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी से सवाल देखने को मिले हैं। मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज बहुत कम था। अब सुनिएगा बाबू, मैं बताऊंगा आपको कि थर्ड जून में भी वही आ रहा है, सेकंड में वही आ रहा है। आप सेकंड को मॉडरेट कह रहे हो, थर्ड को इजी कह रहे हो, थर्ड का लेवल सीयूटी का लेवल डाल दिया है, बट जो सेकंड जून का लेवल है तो सेकंड से लेकर के पूरे थर्ड फेज और सेकंड जून का जो फेज है क्वेश्चन है ये हमेशा लेवल अप ही रहा यार, मतलब जेईई मेंस लेवल क्वेश्चन डाल रहे हैं इस वाले पैटर्न में, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ेंगे बेटा, तो
CUET 2025 के फैक्टर्स क्या क्या रहे हैं और इनसे हम अपने अपकमिंग एग्जाम्स यानी कि जो बच्चे CUET 26 देने वाले हैं वो क्या सीख सकते हैं, क्या इनसे सीख ले सकते हैं। तो वो बातें ये हैं बेटा कि ओवरऑल फिजिक्स पेपर का लेवल अप हुआ है बाबू। ये बात जो बच्चे एग्जाम दिए हैं बेहतर जानते हैं कि फिजिक्स का जो पेपर हुआ है वो CUET 25 में लेवल अप हुआ है, यानी कि क्वेश्चंस पूछने का तरीका बढ़ा है, क्वेश्चंस अच्छे आए हैं। जैसे कि इजी क्वेश्चंस आया करते थे, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार 50 में 50 करना है तो ऑब्वियस सी बात है आसान सवाल देगा, बिल्कुल नहीं, वो काफी अच्छे सवाल आपको दे रहा है। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन जो है आपके वो लेंदी थे और लेंदी होने के लिए सिंपल सी बात है कि आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि जो क्वेश्चंस कंसेप्ट ओरिएंटेड हैं, सीधे एनसीईआरटी की लाइन से हैं, कंसेप्ट बेस्ड हैं, उनको आप सीधे पढ़ के जवाब दे सकते हो। पर अभी क्या हुआ है, क्वेश्चंस लेंदी है, मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड दे दिया है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चंस दे दिया है। अब बताओ मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन का जवाब तुम तभी दे पाओगे जब तुम सारा क्वेश्चन पढ़ लोगे, तो सारा पढ़ने में टाइम लगेगा, इसका मतलब आपको प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है। सिमिलरली प्रैक्टिस अप टू जेईई मेन और सीबीएसई लेवल, क्वेश्चन का लेवल अच्छा देखा गया है। कई बच्चे जो अच्छे खासे थे पढ़ाकू, उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हुई है, जिनको मैं जानता हूं पर्सनली, वो बच्चे भी एग्जाम में टफ पेपर जिस दिन था उस दिन उनका मुंह बन करके आया है। इसका रीजन ये है बेटा कि आपको जो प्रैक्टिस करनी होगी वो अच्छे लेवल की करनी होगी, क्योंकि पेपर का लेवल अप हो रहा है स्पेशली डोमेन फिजिक्स में। मैं नहीं कहूंगा कि आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ लें, बहुत सुकून से हवाई में जिंदा करने पढ़ लें थोड़ा वो तो अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको जेईई मेंस या सीबीएसई बोर्ड का जो लेवल है उस लेवल को आपको प्रिपेयर करना होगा फॉर द CUET, जिससे आप अच्छा कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे अपनी CUET में। सिमिलरली स्पीड अप क्वेश्चंस रीडिंग एंड डाटा फिल्टरिंग स्किल, आपको क्वेश्चन पढ़ने का जो स्किल है बहुत तेज पढ़ना होगा कि सवाल एक बार आप पढ़ रहे हो तो उसी बार आपको समझ में आ जा रहा है। ये कब होगा, जब आप अपने पढ़ने का बहुत ज्यादा रिपीटेशन करोगे तो ही क्वेश्चन पढ़ने की स्किल आपकी इनहेंस हो पाएगी और आप सवाल को सॉल्व जल्दी कर पाओगे, क्योंकि सवाल पढ़ के समझने में ही आपको लगभग 30 से 35 सेकंड लग जाते हैं, तो बाकी 25 सेकंड बचते हैं उस सवाल को सॉल्व करने के लिए, एवरेज अगर देखा जाए एक स्टूडेंट के लिए। अब बताइए अगर वही सवाल बच्चा 10 से 15 सेकंड में पढ़ के समझ ले तो उसके पास बाकी आगे के 45 सेकंड बच जाएंगे सवाल को सॉल्व करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि जितने समय सवाल को सॉल्व करने के लिए मिलते थे उसका डबल टाइम मिल रहा है, तो अच्छा कर पाएगा बच्चा, ऑब्वियस सी बात है। सिमिलरली बेटा इनहेंस कैलकुलेशंस, बायो वाले बच्चों के लिए स्पेशली ये बात है कि उनको देखा गया कि उनका कैलकुलेशंस नहीं हो पा रहा। कह रहे सर क्वेश्चंस आसान तो थे, फार्मूला बेस्ड तो थे, बट न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा थे, हमसे न्यूमेरिकल्स बन नहीं पा रहे, सॉल्व नहीं हो रहा है, बहुत आसान, कोई टफ न्यूमेरिकल नहीं था बट हमसे बन नहीं पाया। रीजन क्या है कि कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशंस में लैग कर रहे थे। तो आने वाले टाइम में मैं आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी कैलकुलेशन स्किल बहुत अच्छी करें, बहुत मेहनत करें। मतलब ये समझ ले भाई ना कि मतलब किसी चीज को अगर सच में पाना ही है तो या तो जान दे दो या तो फिर छोड़ दो, है ना, मतलब पूरा फुल टाइम इन्वेस्टमेंट हो। मतलब ऐसे वाला फील है कि अगर जलेबी की तरह तेल में उलझ ही गए हैं तो चाशनी में डूबे और फिर जिंदगी का मजा लें। ऐसे ये नहीं कि बस थोड़ा सा पढ़ें फिर किनारे हुए, फिर पढ़े फिर किनारे हुए, ऐसा वाला फील ना आए, ठीक है। और नेक्स्ट बताऊंगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके जो इस बार नया ऐड हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगा CUET 2024 में आपको केवल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल थे और न्यूमेरिकल के साथ एक या दो क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट वाले थे और एक क्वेश्चन मैचिंग था। मतलब इनका पैटर्न बहुत कम रहा है। मतलब ज्यादा क्वेश्चंस यूं कहिए कि जो पेपर का 90% पार्ट था वो न्यूमेरिकल्स था और बाकी जो 10% था उसमें मैचिंग टाइप, न्यूमेरिकल्स और स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे थे। ये CUET 2024 की बात है, ठीक है। पर हाँ 23 में क्या था, 23 में बेटा 23 में न्यूमेरिकल का हिस्सा 50% था और बाकी जो तीनों को लिखा है मैंने उसका हिस्सा 50% था। बट 25 में क्या हुआ कि 25 में स्टेटमेंट टाइप का जो कंट्रीब्यूशन है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, ये लगभग एवरेज देखा जाए तो 35 to 40%, मैचिंग देखा जाए तो 20%, 25% के अप्रॉक्सीमेट। न्यूमेरिकल्स अगर देखा जाए तो न्यूमेरिकल्स भी मल्टी कंसेप्ट बन रहे हैं अलग अलग पेपर में, तो इनका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ एक ऐड किया है आपका मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस। मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस क्या होंगे बाबू कि एक क्वेश्चन को कई कंसेप्ट में सॉल्व किया जाए। मैं एग्जैक्ट वेटेज यहां से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि अलग अलग पेपर में वेटेज अलग अलग है, ठीक है। तो इसको अगर आप 15% मान लो तो मैं इसको मान लूंगा कि ये लगभग 45% तक का इसका रेशियो जा रहा है न्यूमेरिकल्स का। बट हाँ न्यूमेरिकल्स का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मल्टी
मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस में इंक्लूड हो जा रहा है। ठीक है, मतलब मल्टी कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हैं CUT 25 के पेपर में। तो ये सारा एनालिसिस है और असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे मिले हैं। तो अभी मैं कहूंगा कि ये स्टेटमेंट बेस्ड और मैचिंग टाइप और असर्शन रीजन, इन क्वेश्चन को टफ नहीं कहा जा सकता है, बशर्ते ये टाइम टेकिंग है। इनका जवाब आप तब दे पाओगे जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है क्वेश्चंस को पढ़ने की, एक अच्छा कमांड है क्वेश्चन पढ़ने के ऊपर। अगर आपका कमांड बहुत अच्छा नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप उन सवाल को पढ़ने में ही बहुत सारा समय लगा दोगे, और बहुत सारा समय अगर तुमने पढ़ने में लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है भाई अगले सवाल को करने में समय कम बचेगा आपके पास। तो ये सारा डम था और अभी आपके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तो आपके हाथ एक बहुत अमीरों वाली चीज़ लगी है और वो मैंने आपके लिए रखा है। पूरे साल से मैं आपको वेट करवा रहा था कभी खिलाएंगे, तो ये सारा है। बाकी मुझे पता है कि आप सब लोग हर्ट तो हो ही रहे होंगे कि सच में नहीं खिलाएं, बस मजाक कर रहे हैं। आप जब मिलोगे आपको सच में खिलाया जाएगा। ठीक है, तब आप खुश रहें, मस्त रहें, खाएं पिएं। लव यू ऑल।